पटना रंग महोत्सव 2026 पटरंगम 2026 के आप सभी का तहे दिल से आभार कि आपने कीमती वक्त से वक्त निकालकर अपनी मौजूदगी इस प्रेक्षागृह में जाए की। कला एवं संस्कृति विभाग बिहार सरकार के सौजन्य से विश्वपट्टनम बैटल इन्वेंशन ऑफ सोशल हार्मनी विभाग के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय नाट्य उत्सव पटरंगम 2026 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाट्य उत्सव का आज पहला दिन है। आपने थोड़ी देर पहले देखा था पर्यावरण पर नुक्कड़ नाटक। जैसा हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, पर्यावरण की भूमिका हमारे समाज में कितनी है, आपने नुक्कड़ नाटक में देखा। आज मंच पर क्रिएशन पटना की प्रस्तुति आधी रात के बाद हम देखने वाले हैं, जिसके लेखक हैं शंकर शेष और निर्देशक हैं उत्तम कुमार। आज हमारे मंच की गरिमामय उपस्थिति में माननीय मेयर महोदया श्रीमती सीता साहू जी उपस्थित हैं। मैम के लिए बस जोरदार तालियां होनी चाहिए। जो गेस्ट लिस्ट में दूसरे नाम है भारतीय जनता पार्टी के कला संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री वरुण कुमार सिंह और युवा रंगकर्मी श्री रविकांत सिंह आज और हमारे बीच श्री वरुण कुमार सिंह जी आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और गेस्ट लिस्ट में हमारे साथ श्री नीलेश मिश्रा सर भी मौजूद हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। और बहुत ही चर्चित अभिनेता निर्देशक श्री प्रवीण सप्पू सर मौजूद हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और विश्वपट्टनम के सचिव श्री राजेश राजा जी इस प्रेक्षक में मौजूद हैं, उनका भी हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप तमाम इससे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया मंच पे आ जाएं। माननीय मेयर महोदया श्रीमती सीता साहू जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया आप मंच पर आ जाएं। श्री वरुण कुमार सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया आप मंच पे आ जाएं। श्री नीलेश मिश्रा सर से अनुरोध करता हूं कि कृपया मंच पे आ जाएं। श्री प्रवीण सप्पू सर से अनुरोध करता हूं कि कृपया मंच पर आप आ जाएं। श्री रविकांत सिंह जी से अनुरोध करते हैं कृपया मंच पे आ जाएं। और विश्वा के सचिव श्री राजेश राजा सर से अनुरोध करता हूं कि आप मंच पे आ जाएं। जैसा आप सभी को ज्ञात होगा, हम सभी एक बेहतरीन नाटक को देखने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। नाटक की शुरुआत से पहले या किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले हम दीप प्रज्वलन करते हैं। ये प्रथा कई वर्षों से चलती आ रही है। इस प्रथा को हम निभाते हुए नाटक की ओर बढ़ेंगे। गरिमा में उपस्थिति हमारे गेस्ट की इस मंच पे हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि दीप प्रज्वलन का कार्य जो है अब शुरू किया जाए। आप तमाम गेस्ट से अनुरोध करते हैं कि आप दीप प्रज्वलन की ओर आगे बढ़ें और इस शुभ मुहूर्त का आगाज करें। और इस तरह से दीप प्रज्वलन दर्शकों से अनुरोध है, तालियों की गुनगुनाहट रुकनी नहीं चाहिए।
विश्वा पट्टा की आज प्रस्तुति आप देखने वाले हैं। वरुण सिंह द्वारा सम्मान मेयर महोदया को। और कला प्रकोष्ठ श्री राजेश राजा सर सम्मानित करते हुए हमारे कला संस्कृति प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष वरुण कुमार सिंह। और सम्मानित करेंगे एक बार जोरदार ताली चाहूँगा आप सभी से, तमाम दर्शकों से। हमारे बीच मौजूद हैं श्री प्रवीण सप्पू सर, बेहतरीन अभिनेता। विश्वा के सचिव सम्मानित करते हुए प्रवीण सर को जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे बीच मौजूद हैं श्री रविकांत सिंह जी, उनका भी हम स्वागत करते हैं। विश्वा के सचिव राजेश राजा सर श्री रविकांत सिंह जी को सम्मानित करेंगे। और तमाम पटरंगम नाटक में हमारे मंच पर मनोहला सिंह जी, सभी हमारे विश्वा के सदस्यगण, सभी हमारे दर्शकगण, सभी को मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अभी एक बाहर में नुक्कड़ नाटक देख के आई हूँ, बहुत ही अच्छी थी। और यहाँ पटरंगम अभी शुरू होगा, इसी मैं यहाँ पर अभी नहीं दे सकते भी, वहाँ एक कार्यक्रम में जाना है। तो मैं यहाँ सभी को मंच पर सभी का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और सभी दर्शकों को मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पर्यावरण हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर पर्यावरण नहीं है तो पटना में बहुत ही प्रदूषण हो रहा है। इसीलिए आप लोग अपने अपने घरों पर, छत पर, अगर नहीं छत नहीं हो तो अगल बगल जहाँ धरती हो वहाँ पर आप पर पेड़ लगाएं। कोई भी फंक्शन हो और जैसे 4-5 लगा दीजिए। और सभी मैं बिल्डर लोग को बोलूँगी कि जितना पेड़ कटवाते हैं उतना सोसाइटी में पेड़ लगवा दीजिए। हम लोग को इसलिए पर्यावरण की कमी नहीं रहेगी। इसलिए पर्यावरण भी वहाँ बाहर में हो रहा था, पर्यावरण लुक करना था, इसलिए पर्यावरण भी बहुत जरूरी है हम लोग के शहर के लिए। धन्यवाद। करता हूँ कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपके आशीर्वचन के लिए। आपने बहुत अच्छी लाइन कही और पर्यावरण के ऊपर में आपने बात कही। आप तमाम धन्यवाद भैया। क्षेत्र में, निर्देशन के क्षेत्र में कई वर्षों से काम कर रहे हैं, तो आज उनका अनुभव आपको मंच पर दिखेगा। और इसी के साथ मैं कुछ लाइनें आपके सामने पेश करूंगा। मन मचलकर मोर होना चाहिए, नाटक का ही दौर होना चाहिए, देखने में तभी आएगा मज़ा जब तालियों में जोर होना चाहिए। आज हम नाटक में बहुत सारे प्रदर्शनों को देखेंगे। क्रिएशन पटना की प्रस्तुति होगी। नाटक का नाम है आधी रात की बात। लेखक शंकर शेष, निर्देशक उत्तम कुमार। चलिए नाटक देखते हैं। और नाटक से पहले मैं एक ही लाइन कहूँगा। ईश्वर के रंगों ने चित्रकार बनाया, ईश्वर के रंगों ने चित्रकार बनाया। बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें ईश्वर ने कलाकार बनाया। तो आज हम उन कलाकारों को मंच पर लेंगे। मिलते हैं नाटक।
सही जगह आया। क्या कर रहे थे तुम? चोर और क्या करेगा साहब, चोरी। जज के घर में चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? चोरी तो चोरी होती है साहब, एक करोड़पति के यहाँ हो, चाहे थानेदार के यहाँ, चाहे जज के यहाँ। हमारे पास चुनाव नहीं है। मैं चोर हूँ साहब, हजाम नहीं। तो तुम चुनाव नहीं रखते? वो हमारे उसूलों के खिलाफ। चोर को सिर्फ एक चोर रहना चाहिए, जैसे जज को एक जज। अभी पुलिस को फोन करो। 100 डायल कीजिए। अगर वो नंबर ना लगे तो 21 74 35 डायल कीजिए। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस का डायल कीजिए। लेकिन एक मिनट सर, चोर के साथ माल बरामद हुआ है, ये सवाल आपसे जरूर पूछा जाए। मैंने अभी तक आपके किसी भी सामान को छुआ नहीं। हाँ, कहिए कि उसने एक घड़ी चोरी की। कितने की होगी साहब? मैं नहीं जानता। आपकी घड़ी और आपकी कीमत नहीं जानते है। आप समय की कीमत तो जानते हैं साहब, बताइए ना। 500। खाना कीमत मैं नहीं जानता। ये घड़ी मैंने नहीं खरीदी। तो कहाँ से मिली? तुम पूछने वाले कौन? बताइए ना, मुझे इसकी कीमत लगानी है। अरे बात छुरा तो नहीं है। अब कहिए तो कपड़े भी उतार दूं। ये घड़ी मुझे शादी के समय ससुराल में मिली थी। तब तो अनमोल है साहब। आपने अनमोल घड़ी नाम की फिल्म देखी? अरे आप ही के जमाने की है, सुरेंद्र और नूरजहां। वाह, वह हर फिल्में नहीं देखते। हिंदी फिल्में तो भूल कर नहीं देखते। इसीलिए आपका जनरल नॉलेज काफी कमजोर है। आपकी उम्र को देखकर लगता है कि आपकी शादी कोई 20 साल पहले नहीं, 27 साल पहले। हो तो 27 साल पहले। तो आपकी घड़ी उतनी ही पुरानी है जितने हमारे कानून। साहब 27 साल बहुत होते हैं। आपको एक नई घड़ी खरीद लेनी चाहिए। मेरी हैसियत नहीं थी। वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि आपके घर में कुछ भी तो नहीं है। एक ओवरसियर के घर के जितना सामान भी है। साहब आपकी घड़ी चुराने से कोई बात बनी नहीं। ज्यादा से ज्यादा 60 रुपए। ये उसकी ओरिजिनल कीमत। तो 30 रुपए। चोरी कम से कम 250 रुपए से ऊपर की होनी चाहिए। अगर सड़क पर की तो ज्यादा से ज्यादा 3 साल। किसी बिल्डिंग, टेंट या जहाज पर की तो ज्यादा से ज्यादा 7 साल। ओ, तो तुम कानून भी जानते हो? मजबूरी है साहब। अब कानून कौन जानता है? एक वो जो उसे बनाता है, लेकिन बहुत जल्दी वो खुद ही भूल जाता है। और दूसरा, कानून बनाने की जल्दी होती है ना साहब, तो दूसरा वो जो उसे तोड़ता है, यानी कि मेरे छोटे बड़े साथ। और तीसरा पुलिस दारोगा वगैरह। अब बेचारे कानून नहीं जानेंगे तो दफा वफा कैसे लगाएंगे? और चौथे वकील, उनका तो धंधा होता है बेचारों का। और मैं? आप लोग तो खैर जानते ही हैं, नौकरी जो ठहरी तो करिए ना पुलिस साहब। बताइए ना कि मैं आपके यहाँ से कौन सी ऐसी चीज उठा लूं कि बरामद माल की रकम 250 रुपए से ऊपर निकले। तुम बार-बार 250 रुपए पर इतना जोर क्यों? ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं। 250 रुपए से ऊपर की चोरी में समझौता नहीं हो सकता साहब, यानी कि सजा पक्की। अब देखिए ना साहब, बाकी बातें तो मैंने फिट कर ली। यानी कि किसी बिल्डिंग में चोरी, जज के घर में चोरी वैसे ही बहुत संगीन मानी जाएगी। ज्यादा से ज्यादा सजा पक्की। अब रहम सिर्फ माल की कम कीमत को देखकर हो सकता है। फिर मैं चोर हूं साहब, भुट्टा चोर नहीं। कोई भी अपनी इज्जत का कचरा नहीं करना चाहता। अभी मैंने फोन भी नहीं किया, अब तुम ज्यादा से ज्यादा सजा देने की बात कर रहे हो। इस बार मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। वकील साहब ने पूरा प्लान बना कर दिया। चोरी करने से पहले वकील की सलाह। अभी हमारे देश की हालत इतनी खराब नहीं हुई है। अब आप विश्वास नहीं करते तो मैं क्या करूं? अरे पिछले महीने तक मैं और वकील साहब साथ थे। रोज का हमारा उठना बैठना। मस्त आदमी है साहब। बाहर होता तो जाने कितना कमा लिया होता। मतलब कि आजकल वो भीतर है 5 साल के लिए। पिछले महीने तक तो मैं भी वहीं। ओ, यानी कि जेल का वकील। जेल का वकील
वकील नहीं साहब, जेल में वकील। अब जेल में तो सभी होते हैं, नेता, अफसर, मंत्री, पत्रकार, अब किसका किसका नाम लूं? अब वकील पहुंच जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है? लेकिन वो वकील वहां पहुंच कैसे? जरा लंबा किस्सा है साहब, आपको फोन भी तो करना, रात बहुत हो गई, सुबह उठकर फैसला भी तो सुनाना। फैसला? फैसले की बात तुझे कैसे मालूम? आपने ही तो पिछले हफ्ते अदालत में ऐलान किया, आप ही भूल गए वो दवाई वाला केस। मैं पिछले 3 पेशी से बराबर अटेम्प्ट कर रहा हूँ वो केस। मैंने तुझे नहीं आप कानून के आगे देखते कहाँ हैं? अच्छा, तुम वकील की बात कर रहे थे। वकील? हाँ, तो वकील साहब, जवानी तो अंधी होती है ना साहब, तो वकील साहब पड़ोस की एक नाबालिग लड़की से गड़बड़ कर बैठे साहब। अब कोशिश तो बहुत की कि बच जाए, लेकिन फंस गए। जेल में बड़े काम के आदमी है साहब, ऐसी सलाह देते हैं कि क्या कहें। अब लीजिए, आज का पूरा प्लान बस उन्हीं का सुझाया हुआ है। तो तुम्हें जेल जाने की इतनी जरूरत क्यों? और बाय द वे वकील साहब ने तुम्हें क्या काम? तुम्हारा नाम? नाम तो अपना राजकुमार है साहब, लेकिन लोग प्यार से राज कहते हैं। हाँ, वकील साहब की बात पूछ रहे थे ना, तो हमने वकील साहब से कहा, वकील साहब कोई ऐसी तरकीब बताओ कि हम जेल से छूटते ही फिर 15 दिनों के भीतर वापस चले जाए। वकील साहब ने कहा कि सीधे किसी जज के घर में चोरी कर, कम से कम उसका नाटक कर, जज सीधे पुलिस को फोन करेगा और उसकी गवाही से पेशी में मामला खल्लास। 10-15 दिन में मामला खल्लास। बस वो एक बात बार बार बता रहे कि चोरी कम से कम 250 रुपए से ऊपर की होनी चाहिए, पर यहाँ आके सब गड़बड़ हो गया। सोचता था आपकी ये घड़ी होगी 500 की, पर निकली 60। अब साहब बताइए ना कि मैं कौन सी ऐसी चीज चुरा लूं कि बरामद माल की रकम 250 रुपए से ऊपर निकल जाए। जरा मुझे सोचने दो। अब इसमें सोचने की क्या जरूरत? अपना फ्रिज और टीवी छोड़ दें, उनका वजन बहुत भारी है। सोचने दो जरा। कमाल है, 250 रुपए से ऊपर की कोई चीज ही नहीं है आपके। वही तो सोच रहा हूँ कि ऐसा सिंगल आइटम जिसकी कीमत 250 रुपए से ज्यादा। हाँ, किचन में मिक्सी पड़ी है। बिजली की चक्की? नहीं, रहने दीजिए, उधर भी चक्की और इधर भी चक्की। कोई दूसरी चीज? हाँ, ये किताबें हैं, ले जाओ, ऐसा हो जाए। किताबों की चोरी, केस कमजोर हो जाएगा साहब। कोई मैं ही खुद ढूंढ लेता हूँ, रहने दीजिए। ये कैसा रहेगा साहब? रखो उसे भीतर, रखो उसे। खबरदार जो उसे भाग नहीं पाए, फोन करके तुम्हें जब तो ये ठीक रहेगा। देखा कितना गुस्सा आ गया आपको एकदम से, यानी कि ये चीज आपको जान से प्यारी है। मेडल सोने का है सर, मतलब समूचा सोने का। हाँ, कब मिला था आपको? कानून के ध्यान में? मुझे नहीं मिला, तो मेरे लड़के को मिला था। इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया। आजकल कहाँ है वो? ओ, अमेरिका चला गया साहब। सब होशियार लोग अमेरिका चले जाते हैं। नहीं तो दुबई जरूर गया होगा। नहीं। ओ समझा, किसी दूसरे शहर में जाकर बस गया। अरे कहा ना कि नहीं। अब वो हमसे बहुत दूर चला गया। सॉरी सर, मैं इतना नीच नहीं हूं कि आपके बेटे की आखिरी निशानी चुरा है। रहने दीजिए, वकीलों की सलाह गलत हो जाती है कभी कभी। डायल कीजिए 100 और कहिए कि आपके घर में एक चोर घुसा आया, उसे आपने माल समेत पकड़ लिया है
क्या हो? तुमने तो कुछ चुराया नहीं। मैं कुछ चुराना चाहता भी नहीं था साहब। अब दरअसल मुझे जेल जाने की जल्दी पड़ी। सोचता था कि अगर काम आसानी से हो जाए तो बेकार के झंझट में क्यों पड़ूं। देखिए ना, अगर सड़क पर किसी का कुछ छीन हो तो बस चोर 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 की बोम्बा बोम मच जाती है। पकड़े गए साहब तो लोग बहुत मारते हैं। उस समय हर कोई शेर हो जाता है। स्मार्ट से तो 6 महीने जेल ज्यादा बेहतर। फिर पुलिस कस्टडी, अदालत पेशी, बड़ा वक्त लग जाता है साहब, बड़ी तकलीफ होती है। सोचा कि वकील साहब की सलाह से काम आसानी से हो जाए तो करिए ना फोन। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। खाना भी बैठ जाओ, पानी पियोगे? हाँ, अरे यहाँ नहीं, वहाँ पे बैठ। बैठ। और अब मैं जो तुमसे पूछता उसका जवाब दो। आप बुरा ना माने तो एक सवाल मैं पूछूं? हाँ, पूछो। घर में आप अकेले हैं तो मेरा मतलब चाची जी, माफ कीजिएगा, आप जज है ना तो समझ नहीं आता कि उनको क्या कहूँ। चोर हूँ ना। वो भी आज से 5 साल पहले गुजरे। बीमार थे? नहीं, लड़के के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत तकलीफ होती होगी ना। ऐसी कोई बात नहीं। नौकर है, दिन भर रहता है, रात को चला जाता है। बड़ा अकेला महसूस होता होगा। सवाल मैं पूछने जा रहा था, पूछ रहे तुम कर। साहब, किचन में सामान हो तो एक कप कॉफी। बड़े बेशर्म आदमी। जाओ भाई। आपके लिए भी? नहीं, फिर नींद नहीं आई। वैसे भी नींद का कहाँ सवाल। जब तक मेरा निपटारा आप नहीं कर देते मैं आपको चैन से सोने नहीं देने वाला। अच्छा ठीक है, जाकर बना लो। जी साहब। आप चाहे तो पीछे से आकर किचन का दरवाजा बंद कर सकते हैं। तो मतलब कि पुलिस के आने के बाद खोलेंगे तो बात जम जाएगी। तुम हर बात पर इतने नॉन सीरियस होते। ये चोरी जैसी बात भी इतना हल्के में क्यों लेते? आदत पड़ गई है साहब। कुल मिलाकर 11वीं चोरी है ये। हर बार छूटो तो एक नया मुसीबत। फुटपाथ पे सो, बरसात आए तो हालत बदली। उधर छप्पर है साहब, बाहर कोई काम नहीं देता साहब। भला चोर को कौन काम देगा? कई बार भूखों मरने की बात आ जाती है। उधर छप्पर है साहब, सरकार पूरा ख्याल रखती। और फिर बाहर निकलकर चोरों की ही बस्ती में रहना है तो अंदर क्या बुरा। अब तो अपने संगी साथी भी हैं साहब। जेल से बाहर निकलते ही जी घबराने लगता है साहब। कोई बात। तो तुम्हारे वो संगी साथी जो जेल में है, उन्होंने कुछ बताया? हाँ साहब। क्या कारण हुई जेल? साहब, आपको भी बड़ा मजा आने लगा है ना? आप तब तक फोन लगाइए, तब तक मैं कॉफी बना लेता हूँ। नहीं, तुम कुछ प्लान की बात कर रहे हो। हाँ कुछ गाली में एडवाइजर कर रहे हो। हाँ, हर आदमी सही जगह थोड़े ना होता है साहब। क्या बता रहे हो? उन्होंने कहा, हमने कहा वकील साहब से कि वकील साहब ऐसी तरकीब बताओ कि हम बाहर निकल जाए। तो उन्होंने कहा कि जज के घर में चोरी करो, कम से कम उसका नाटक करो। जज सीधा पुलिस को फोन करेगा और उसकी गवाही से एक पेशी में मामला खल्लास। साहब, मैं कॉफी बना देता हूँ। हाँ। किसी का फोन था साहब? साहब, मैं आपके घर में गैर कानूनी ढंग से घुसा था। कानून तो मैंने तोड़ा ही। आप फोन कीजिए ना साहब। वो तो
लेकिन अदालत में गवाह के रूप में मैं क्या पेश करूंगा? ये तो बहुत आसान है साहब, आपको तो बस इतना ही तो कहना है कि फला फला बजे फला फला तारीख को मैं घर में सो रहा था, इतने में धब से आवाज हुई, जैसे कोई खिड़की से कूदा। मैं इधर उधर देखा, मैंने बत्ती जलाई और वहां कोई नहीं। भाई जो उस समय तुम कहाँ थे? आपके पलंग के नीचे। आगे आप कहेंगे कि फिर मैं उठा, मैं आकर सो गया। फिर थोड़ी देर बाद बहुत सारा सामान गिरने की आवाज हुई, मैं उठा, मैंने बत्ती जलाई तो मैंने देखा कि ये आदमी मेरे सामने खड़ा था, इसकी आंखों में हिंसा थी, ये मुझे इस तरह देख रहा था जैसे मुझे खा जाएगा। मैं जैसे ही हल्ला करने की कोशिश की, इसने कहा कि चुप, वरना ये फ्लावर पॉट तुम्हारे सर के टुकड़े कर ही देगा। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। स्टोरी तो ऐसे ही बनती है साहब, चोर जब पकड़ा जाता है तो पकड़ने वाले की चालाकी और होशियारी का जिक्र जरूर आता है, और फिर वो आखिरी अपील कि ऐसे खतरनाक लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी ही चाहिए वगैरह वगैरह। ये सारी बातें झूठ। स्टोरी तो ऐसे ही बनती है सर, आपको भी तो हर मुकदमे में सुननी पड़ती है तो स्टोरी। एक सरकारी वकील की, एक बचाव के वकील। एक कहता है कि योर ऑनर किया, एक कहता है कि नहीं योर ऑनर नहीं किया, एक कहता है कि मारा, दूसरा कहता है कि नहीं मारा, और आपको पकड़नी पड़ती है असली स्टोरी। साहब अब मेरे मामले में कोई स्टोरी ही नहीं, जब स्टोरी नहीं होती है तो बनानी पड़ती है। सरकारी वकील तो स्टोरी बनाए। खैर आपको जो स्टोरी बनाना हो बना लीजिए, मैं अदालत में सर हिला दूं। उधर अपने संगी साथी इंतजार कर रहे हैं साहब। जेल में जाकर तुम्हारा दिमाग जाओ। ये लीजिए साहब। एक बार साहब, एक बार मैं फिल्म प्रोड्यूसर के यहाँ पर साहब, जो जानते हैं साहब, वो चोरी मैंने सिस्टमैटिक ढंग से की थी। हाँ, तुम हर बार यही बोलते हो। तो कोई और प्लानिंग एडवाइजर मिल गया क्या? हर आदमी सही जगह थोड़े ना होता है साहब, तो वो प्लानिंग मैंने बड़े अच्छे से की थी। फिल्म प्रोड्यूसर के नौकर को पटाया, आया था बम्बई हीरो बन, पर बन गया घरेलू नौकर। मैंने उससे दोस्ती बढ़ाई, उसे 5 स्टार होटल ले गया, लंच कराया। उसके बाद हम दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट। उसने कहा कि चोरी के मामले में 50। हमने कहा कि ठीक है। उसने कहा कि अगर काम ठीक से हो गया तो वो खुद बन जाएगा फिल्म प्रोड्यूसर। मैंने कहा कि बन जाओ। अरे भाई, अपने बाप का क्या जाता है। जब नौकर को ये बात पहले से पता थी तो उसने खुद ही क्यों नहीं चुरा लिए रुपए? हिम्मत चाहिए सर, हिम्मत। अगर हिम्मत होती तो वो नेता नहीं बन गया होता, नौकर क्यों बना रहता। उसकी जानकारी उसने वो रहस्य खोला। उसने बताया कि किचन अमुक तारीख को मालिक एक पार्टी में जाएगा। अब पार्टी का मतलब है कि रात के 2 बजे। उन दिनों उसकी घरवाली और एक लड़की कश्मीर गई। सुना हर खिड़की दरवाजे का पता, और ठीक 11 बजे मैं उस घर में पहुंचा। सीधे किचन में लॉफ्ट के नीचे के हिस्से को खोदने लगा। जानते हैं साहब, वहाँ एक बड़ा सा कैबिनेट निकला। कितने रुपए थे? गिनता कौन है साहब। इसके बाद तुमने क्या किया? इसके बाद आपको भी मजा आने लगा ना। है, इसके बाद मैंने सूटकेस में वे सारे नोट उठाए। टाइम था इसलिए फ्रीज खोलकर एक बियर पी, चीज खाई। उसके बाद जैसे ही जाने को हुआ बस यही गड़बड़ हो गई। वो फिल्म प्रोड्यूसर आ गया, काफी प्रिय हुआ था साहब। फिर क्या हुआ इसके बाद? अब हर बात आप जानना क्यों चाहते हैं साहब। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। उसके बाद मैं सटकने की तैयारी में, उसने मुझे देख लिया, बिल्कुल आप ही की तरह। उसने मुझसे कहा, कौन हो तुम? मैंने कहा कि चोर। साहब उसके होश फाँकता हो। वो जैसे ही चीखने लगा, मैंने कहा चुप, लोग इकट्ठा हो जाएंगे, तब ये 20 लाख रुपए सबकी निगाह में आ जाएंगे। बोलो इसका जवाब कहाँ से दोगे? साहब मैंने तो बस यूं ही कहा था, मैंने तो बस घुप्पस मारी थी साहब। तो क्या वो चुप हो गया? नहीं साहब, उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की। मैंने कहा कि मैं अदालत में बताऊंगा कि मैंने तुम्हारे घर से 20 लाख रुपए चुराए। पैसा छुपाने की सारी जिग्रोफी बताऊं। इतना सुनकर साहब उसने
उसने दरवाजा बंद नहीं किया। उसने बड़ी इज्जत से मुझे बाहर बुलाया। मैं भी अकड़ कर बाहर आया। मैंने कहा कि देख, मेरी जेब में रिवॉल्वर। आप तो जानते हैं साहब कि मैं ऐसी डेंजरस चीज रखता नहीं, बस धमकाने के लिए। लेकिन तुमने मुझे तो नहीं धमकाया। साहब, आपके यहाँ आने का मकसद तो जल्दी जेल जाना, आपको धमकाने से क्या फायदा? फिर आगे क्या? उसने फोन किया होगा पुलिस को। हाँ साहब, फिर हम लोग ड्राइंग रूम में आए। ड्राइंग रूम क्या था साला, महल था महल। सॉरी साहब, मुंह से आखिर साला निकल ही गए। कोई बात नहीं, बहुत देर से इसे टालने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझसे कहा कि मुझे सूटकेस दे दो, मैं मामले की रिपोर्ट नहीं करूंगा, तुम जेल जाने से बच जाओ। उसने ऐसा कहा? मुझे तो 1 मिनट में समझ में आ गया साहब कि एक चोर नहीं बल्कि 2 चोर बात कर रहा है। तो मेरा ताव खाना स्वाभाविक था। मैंने कहा, अरे हिम्मत है तो करो फोन, करो फोन, मैं माल सहित अरेस्ट होना चाहता हूँ। मैं एक साथ पुलिस को फोन करूंगा, फिर आएंगे अखबार वाले, ठीक है, दूसरे दिन अखबार में छपेगा, फिर आएंगे इनकम टैक्स वाले, पूछेंगे कितना रुपया कहाँ से आया। 20 लाख ब्लैक मनी, अरे 12 लाख तो टैक्स में निकल जाएंगे, पिक्चरें रुक जाएंगी 100 लाख, बड़ी परेशानी होगी। तब क्या? होता क्या, उसके माथे पर पसीना आ गया, हाथ पांव कांपने लगे। साहब मैं तो समझ गया कि फंस गया, आखिर निचोड़ो। मैंने कहा, लो तुम नहीं करते तो मैं करता हूँ। अरे जेल जाने से डरता कौन है साले, मैं पुलिस कमिश्नर और इनकम टैक्स दोनों को एक साथ फोन करूंगा। इधर तुम अंदर तो उधर मैं अंदर, तो उधर तुम भी अंदर। इसके बाद उसने क्या? उसने क्या? उसने कहा, सर लेट अस कॉम्प्रोमाइज, यानी कि आओ समझौता करें। उतनी अंग्रेजी तो मैं भी सीखी। लेकिन कॉम्प्रोमाइज क्या हो? उसने कहा कि 5000 लो, चलता वालो। और तो मान गए? ऐसे कैसे मान जाता, कम से कम 5% तो होना ही चाहिए था। और जानता वो देगा, उसका बाप देगा साहब। 5%, यानी कि 1 लाख रुपए। क्या 1 लाख रुपए उसने दिया? दिया क्यों नहीं साहब, हमने अटैची से 1 लाख रुपया निकाला, टेलीफोन का तार काटा, उसको गुड नाइट बोल के बाहर आया। साहब हमको बिना चोरी किए 50,000 रुपया मिला। तुमने चोरी की और उसने क्या किया, बिजनेस। साहब एक बार और चाय बना लेता हूँ साहब। तुमने उन 1 लाख रुपए को क्या? लगता है कि जब तक ये फ्लैशबैक खत्म नहीं होगा तब तक फोन भी नहीं लगेगा। ठीक है, जाकर बना दो। आपके लिए भी। हाँ। हेलो, कौन? किरण वाला? ये किरण वाला? यहाँ कोई किरण वाला नहीं रहता है। और तो आप सही बता रहे हो भाई, मैंने कहा कोई किरण वाला नहीं रहता है। डोंट डिस्टर्ब, रखो फोन। किसी का फोन था साहब? हाँ, और अपना फोन? नहीं लगा। आज सब पुलिस वाले सो गए क्या? हाँ, तो तुमने फिर 1 लाख रुपयों का क्या किया? 50,000 तो उस नौकर को दिया, प्रॉमिस था अपना, आखिर अपना भी कोई उसूल। तुम्हारे मन में कोई बेईमानी का ख्याल नहीं आया? क्यों आता? 50,000 रकम के बावजूद? कानून क्या छोटी बेईमानी और बड़ी बेईमानी में फर्क करता है साहब। मैंने 500 की चोरी की तब भी 6 महीना, और 20,000 की चोरी की तो भी 6 महीने। बेईमानी तो बेईमानी होती है साहब। अरे क्या बात है सर साहब, रात के जाग रहे हैं? बस यूं ही। क्या कोई मेहमान आए? वैसे आज की ताजा खबर सुना दूं? हाँ, दवाई कंपनी का घपला सामने आ गया है। अच्छा। कैप्सूलों में बेसन जैसी कोई चीज अंदर बेच रहे हैं। ना जाने कितने आदमी मारे होंगे।
सुनते हैं एडल्ट्रेशन और ड्रग एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार किया गया और जमानत पर छोड़ भी दिया गया। कल अखबार में पढ़ी हुई। ये सारे समाज के दुश्मन को तो फांसी होनी चाहिए जज साहब, फांसी। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? हो सकता है ये कि आपकी ये अदालत क्या है। आएगा तो देखें। आपके मेहमान काफी पुराने लगते हैं और आप इतनी देर तक तो कभी जागते नहीं। ठीक है, गुड नाइट। जज साहब गुड नाइट। आपके पड़ोसी हैं साहब? हाँ, साथी पत्रकार भी। यानी अखबार वाले? साहब ये अखबार वाले लोग बड़ा गड़बड़ होता है साहब। बड़ों से हाँ साहब, हाँ साहब, एक बार ये लोग चले आए जेल में, कहने लगे कि हम कैदियों के हालत के बारे में जानना चाहते हैं, अखबारों में छापना चाहते हैं। फिर क्या? अब हर बात आप जानना क्यों चाहते हैं? साहब हम सबकी वर्दियां धुली, चकाचक दाढ़ियां बनी, जेल क्या सफाई हुई उस दिन। हो जेल की काया ही बदल गई, एकदम संडास वगैरह। और उस दिन का खाना याद रहेगा साहब। फिर उसके बाद जेलर साहब आए, उन्होंने हम में से एक मुखिया चुना, कहा कि यही तुम लोगों की तरफ से बात करेगा। हमने भी कहा कि करे बात, हमारे बात का क्या जाता है। और साहब पिछले बार की बातुनी तो था ही साला। जेल के इंतजामात का वो नक्शा खींचा कि क्या कहने। फिर हर कई साला एक रिविजन निकल ही आता है, उसने असलियत टिका दी एक अखबार वाले को, और दूसरे दिन वो भी अखबार में छप गया। फिर तो साहब वो हफ्ते भर वो कसर निकाली गई। खैर, तुम बात को भटकाने बड़े उस्ताद। ये बताओ कि तुमने उन 50,000 रुपये क्या किया? वो तो मैं बताऊंगा ही साहब, भागा थोड़ा ही जाता। पर एक सवाल आपसे पूछूं साहब। अब ये साहब दवाई वाली बड़ी कंपनी ही होगी साहब, इन्होंने कैप्सूलों में बेसन बेच दिया। हो सकता है कि हजारों लोग मर गए हों। अब इनको दफा 302 यानी मर्डर के लिए गिरफ्तार क्यों नहीं किया साहब? गिरफ्तार पुलिस करती है, अदालत। और जब तक कसूर साबित न हो जाए, हर आदमी बेकसूर। ये दवाई कंपनी वाले आदमी लोग तो साहब सब पढ़े लिखे, बहुत पैसे वाले। हम सरीखे चोर नहीं, और गरीबी भी हमारी बनाई हुई नहीं है। गरीब अपनी पसंद से गरीब नहीं होता, पर इनके पास तो ढेर सारा पैसा, आलिशान बंगलों में रहते हैं, स्कॉच पीते हैं और पता नहीं क्या क्या खेलते हैं। भला ये लोग पैसों के लिए दूसरों की जान लेने पर उतारू क्यों रहते हैं साहब? ये तो मर्डर है, मर्डर। मैं इन मामलों पर बहस नहीं करना चाहता, बात नहीं करना चाहता। हम कानून के बाहर नहीं जा सकते। वो क्या कहते हैं साहब? ड्रग एडल्ट्रेशन, इसमें कितनी सजा है साहब? अगर गुनाह साबित हो गया तो कम से कम 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 साल। यानी कि कुल मिलाकर हमारी ही जिंदगी। हम छुरा रखते हुए भी डरते हैं, मगर ये खून करते हैं, मगर खून का एक खतरा तक नहीं टपकता। तुम इस मामले पर चुप रहोगे कि नहीं? आप मेरे सवाल को टाल रहे हैं, लेकिन देखिएगा ये कैसे कैसे वकील लगाते हैं। वकीलों की कौम भी एक कौम होती है साहब, जानती है कि मर्डर हुआ, पर पता नहीं कानून कहां से ढूंढ कर ले आती। ये लोग इतना पैसा लेकर करेंगे क्या साहब? तो 50,000 दिमाग है तो सवाल उठेंगे ही साहब। अब जानते हैं एक पटेल मर्डर केस में बाहर निकलकर अपने साथियों को मिठाई बांटने लगा, और जानते हैं अपने साथियों से उसने क्या कहा कि अब साला रघु का कांटा और निकाला। तुम इस मामले में चुप रहोगे कि नहीं? लीजिए चुप हो गए। जब से ये वकील क्या जेल में आ गए, हमारा तो दिमाग ही खराब कर दिया है उन्होंने। लीजिए 2 बज गए साहब, वरना अदालत में आपसे पूछा जाएगा कि चोर आपके घर में कितने बजे घुसा था। अगर आप कहेंगे कि 1 बजे घुसा था तो वे पूछेंगे कि 2 बजे तक वो करता क्या रहा था। बड़ी झंझट खड़ी हो जाएगी साहब आपके लिए। करिए ना फोन। 100 या 21 74 35 असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस का फोन। नंबर एक नहीं मैं ट्राई करता हूँ। है, उस पर भरोसा नहीं है तुझे? नहीं किसी
किसी किसी के हाथ में गुण होता है साहब। तो मुझे बताओ कि तुमने उन 50,000 रुपए का क्या किया? लगता है कि जब तक ये फ्लैशबैक खत्म नहीं होगा वो नहीं लगेगा। हाँ, तो 50,000। जज साहब, अभी तक आप लोगों की बातचीत चल रही है। लगता है बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। कोई खास बात? कोई खास बात तो नहीं, बस सोचा जब तक नींद नहीं आ रही है पिक्चर ही पूरा कर लूं। मुंबई में एक नया धंधा शुरू हुआ है। है धंधा? बस यही कुछ बिल्डर लोगों का पैसा मारे, बैंक के पैसे की रसीद तो होती नहीं, बस उगड़ जाते हैं। अब रसीद ना हो तो बेचारे गरीब आदमी करेंगे क्या? हाथा पाई कर नहीं सकता। बिल्डरों ने बिल्डर पा रखे हैं, वो अलग। वो तो अच्छा हुआ जब कहा कि उन लोगों ने पहले ही फ्लैट ले लिया, वरना आप तो अब इसमें क्या कहा? बात तो सही है। वैसे देखिए बात में भूल ही गया। जज साहब, देखा तो कार्बन पेपर ही नहीं था। अगर आपके पास हो तो, हाँ, अगर आप सोए होते तो आपको तकलीफ ना देता। अब इसमें तकलीफ देने की क्या बात? मैं देता हूँ। ये तो आपका बड़पन है। हाँ, ये बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जज साहब, लगता है आपके मेहमान के साथ अभी बात लंबी खींचेगी। अगर आप कहें तो 2 कप कॉफी। हाँ, तकलीफ ना हो तो जरूर भिजवा दीजिएगा। काफी जिंदा दिल नजर आते हैं। अभी लाता हूँ। ये आदमी पेपर वाला है ना साहब। वो क्या हुआ? ये पेपर वाला लोग थोड़ा गड़बड़ होता है साहब। कैसे? अब देखिए ना, आप हमको फोन करके अरेस्ट कराएंगे। अब जज के घर में चोरी हुई तो पेपर में आएगा ना साहब। अपना नाम पेपर में जरूर आता साहब। कहना क्या था? बात उलझती जा रही है साहब। इस आदमी ने मुझे आपके घर में देख लिया, आपका मेहमान समझ रहा है और आपने भी इनकार नहीं किया। अगर कल अखबार में छाप देगा तो बड़ी झंझट खड़ी हो जाएगी साहब आपके लिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं। अरे इन पेपर वालों का कोई भरोसा नहीं साहब। लेकिन आदमी भला लगता है, हाँ, पड़ोसी का ख्याल रखते हो। तुमने 50,000 रुपए पर क्या? हाँ तो 50,000 बिना चोरी किए एक चोर की दौलत दूसरे की जेब। रुपया मिला तो साहब सबसे पहले मन की पूरी भड़ास निकाली। अच्छे होटल में जाकर लंच किया, सूट पहना और बैरे को 10 रुपया ट्रिप दिया। साहब सूट और 10 रुपया ट्रिप, बस सलाम पर सलाम, सलाम पर सलाम, सलाम पर सलाम। साहब ये अंग्रेज सूट नाम की चीज अच्छी छोड़ गए। इसे पहन लो, थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लो और जेंटलमैन। तुम्हें भी उधर जाने लगा। वहां जाने के बाद आप सब उधर कभी गए? नहीं। नौकरी पेशा आदमी के लिए अपने पैसे से उधर जाना थोड़ा मुश्किल है नहीं साहब? हाँ, सही। तो 5 स्टार होटल में जाने के बाद लगा कि अपने को भी जेंटलमैन बनना चाहिए। यानी कि मेरा अंदाजा सही। तुम्हारे दिमाग में भी भले आदमी बनने का ख्याल आए। भला आदमी, भला आदमी आप किसको कहते हैं साहब? कानून में तो इसका कोई बयान नहीं। लीजिए, अब कानून भी उसे बयां करने के लायक नहीं समझता। तो क्या तुम भला आदमी नहीं बनना चाहते? मैं तो जेंटलमैन बनना चाहता था। जेंटल तो बनेगी नहीं। बना क्यों नहीं? बस उसी जोश में मारा गया। माना जाए। ये पेपर वाले कॉफी लाने में बड़ी देर कर रहे हैं। अरे इतनी देर में तो खाना बन जाता है। तुम कहानी को बीच में तोड़ क्यों देते? आगे बताओ क्या हो? 2-4 दिन मौज मस्ती मारने के बाद सोचा कि कुछ धंधा किया जाए। किस्मत साथ दे रही थी। 10,000 पगड़ी देकर एक दुकान मिल गई। सोचा कि फर्नीचर का धंधा किया जाए। मुंबई में तो कुछ भी करना मुश्किल था साहब। पुलिस भी बराबरी से बात करते थे। सोचा कि किसी दूसरे जगह चला जाए और मैं मध्य प्रदेश के एक शहर में पहुंचा। एग्जैक्टली कहाँ? भोपाल और कहाँ? लेकिन भोपाल में जाकर तुमने क्या किया? ये कॉफी वाले चाय की बात ही भूल गया। तुम्हें रहने करे कॉफी क्या पीवानी? इसी को तो जुनून कहते हैं साहब कि एक बार आ गई तो आ गई, बस दिमाग उसी में उलझ कर रह जाता। साहब ऐसा क्यों ना करें कि मैं ही बना लेता हूँ 1 कप कॉफी। अभी दूध काफी बचा है और फोन तो अब भोपाली किस्सा सुने बिना करेंगे नहीं। ठीक, जाओ। आपके लिए भी
हाँ गुरु, देखिए कि कॉफी पीते ही किस्सा कितने फर्राटेदार ढंग से निकलता है। कहाँ न जाकर बना लो। बहुत दिमाग से। लगता है मेहमान चले गए। अरे माफ कीजिएगा साहब, दूध ही पड़ गया, वरना अब तक तो कॉफी बन गई। अरे मेरा काम तो ब्लैक कॉफी से भी चल रहा था। मैं तो आपके और अपने मेहमान के बारे में सोच रहा था। ये आप जागे थे? हाँ, फीचर कुछ अच्छा चल पड़ा। बड़ी दौड़ धूप करके फैक्ट्स इकट्ठा किए हैं। जरूर छपते ही धमाका होगा। बिल्ली है जज साहब, मुझे तो बेहद परेशान कर रखी है हरामजादी। अब परेशानी से आप कहाँ तक बच पाए, है ना? जज साहब, सुना है कल आप उस मुकदमे का फैसला सुनाने वाले हैं? तब तो मैं आपकी अदालत से जरूर आऊँगा। आइए, जरूर। अच्छा जज साहब, गुड नाइट। गुड नाइट। ये कॉफी पी के देखिए साहब, मजा आ जाएगा। हर बात को इतना नॉन सीरियस कैसे लेते हैं? अब सीरियस होकर भी क्या होता है साहब? जीना भीड़ ढाक के वही तीन बात। जीना तो है ही, रोकर जियो या हंसकर क्या फर्क पड़ता है? तो फिर कपाल में जाकर क्या? उधर अपने रसूल भाई ने, उन्होंने कहा कि धंधा करोगे। हमने कहा कि नेकी और पूछ-पूछ। तो फिर किस बात का धंधा किया तू? हमने धंधा किया फर्नीचर। सब कागज अंग्रेजी में छपता है। जानते हैं साहब, उधर अंग्रेजी का बहुत झपका है साहब। तो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट के दौरान एक अफसर के यहाँ आना जाना शुरू हुआ और वहीं शुरू हुआ रोमांस उसकी लड़की के साथ। रोमांस? तो तुमने शादी क्यों नहीं कर ली? आप भी आखिर में हीरो हीरोइन का मिलना ही पसंद करते हैं साहब। शादी तय हो गई थी, तैयारियां भी शुरू हो गई थी, लेकिन इसी बीच एक हादसा हुआ। उधर भोपाल में चोरियां होने लगी। बड़े बड़े अफसरों और व्यापारियों के घर की तिजोरियां खुलने लगी। अब किसी अखबार वाले ने कह दिया कि बंबई की गैंग है। तब क्या हुआ? तब क्या, बंबई की पुलिस आ गई और तुम पकड़े? मैं पकड़ा गया। मैं, लेकिन मैंने चोरी की होती तब ना, लेकिन मैं फंस गया साहब। इसमें कौन? हाँ, कल मेरी बेटी आ रही है सुबह। आपकी बेटी? हाँ, टाटा नगर में रहती है। उसका पति वहाँ इंजीनियर है। बाल बच्चे भी? दो छोटे छोटे बच्चे हैं। दो छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े नटखट है दोनों। हाँ, पूरा घर सर पर उठाकर रखते हैं। और पता है, चोर सिपाही का खेल खुद बन जाते हैं सिपाही और मैं बन जाता हूँ चोर। गाड़ी कितने बजे की? 7:30 बजे। तब तो कोई बात नहीं, बोल लगी जाए। अरे आपके मेहमान अभी तक सोए रहिए अभी तक? नींद ही कहाँ आ रही है जज साहब? अब जब तक नींद नहीं आ रही है सोच रहा हूँ फीचर ही पूरा कर डालूं। हो गई? जी हाँ, बात बन गई। जरूर छपते ही धमाका होगा। कोशिश कीजिए शायद नींद भी आ जाए। आपके मेहमान काफी नजदीकी लगते हैं। जरूर पुरानी यादें ताजा हो रही होगी। हाँ, वैसे कुछ। ठीक है जज साहब, गुड नाइट। गुड नाइट। साहब, ये आदमी बार बार क्यों आता है? अरे उसे नींद न आने की बीमारी है। वो सोचता है कि उसके हर एक लेख से क्रांति मच जाए। लेकिन बात कुछ उलझती जा रही है साहब। वो आदमी मुझे आपका मेहमान समझ रहा है और आपने भी मना नहीं किया। साहब, आप करिए फोन, कीजिए फोन। मुझे फोन कर ही देना चाहिए।
पर तो डेढ़ है। डेढ़ तो देख लो। अरे हाँ, ये तो डेढ़। अब क्या करूं? उस पेपर वाले के यहाँ से कर दूं? नहीं, वो समझेगा कि चोर भी आपके यहाँ मेहमानदारी करते हैं। इस फोन ने तो मेरा पूरा प्लान ही अपसेट कर दिया। तुम बेफिक्र रहो, मैं फोन तो करूंगा, ये मेरी ड्यूटी है। लेकिन एक बात और पूछूं, तुमने पहली चोरी कब की? उन दिनों मैं सिनेमा के टिकट ब्लैक करने वाली गैंग में थी। उससे पहले? सट्टे का नंबर लिखने का काम करता था। और उससे पहले? छाप मारता था, और नहीं तो क्या। क्या मैं ये बताऊं कि मेरी माँ किसी के साथ भाग गई? क्या मैं ये बताऊं कि हम लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं? क्या मैं ये बताऊं कि हम खाने के नाले पड़ गए हैं? ये सब किसी पिटी बातें बताओ तो ये सफेद पोश लोग समझते हैं कि सारा नमक मिर्च लगाकर बता रहा। उन्होंने तो पूरा नाश ही कर दिया, वरना मैं उधर सोया होता और आप इधर। हमारे सामने एक ही सवाल है कि वक्त कैसे काटा जाए, तो क्या गरीबी के किस्से सुनाकर आपको बोर करूं? तुम एक्साइटेड क्यों हो? हर बात पर तुम एक्साइटेड हो जाते हो। अरे शांत रहकर भी तो बातें हो सकती है। आपको शांत रहने की आदत पड़ गई है साहब। जैसे ही अशांति हुई कि आपने पटका हथौड़ा, ऑर्डर। लेकिन लिहाज में आपने जान रखी मेरी क्या हालत हुई जा रही है। करीब 2 घंटे से सिगरेट नहीं पी। तुम सिगरेट पी सकते हो? पी सकता हूं? हाँ। आपके साथ? हाँ। बुरा तो नहीं लगेगा? बात तो लगेगा। पहले मैं भी सिगरेट पीता, ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत खतरनाक बीमारी है साहब। हमारे बड़े सेठ को भी था। हाँ साहब, वो सट्टे वाला बड़ा सेठ हमारा बाहर हिल पे रहता था, एयर कंडीशन बंगले में। अब दादा लोग उसके नौकर और हम लोग दादा के नौकर। साहब, नौकरी जो है सिर्फ सरकार में ही थोड़ी है ना। वो ब्लैक के टिकट के बारे में बोल रहे हैं। गाड़ी को आप पटरी पर लाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, तो मैं उस गैंग में था। बड़ी फिल्म के टिकट पहले से ही हम लोगों को मिल जाते थे। फिर 3 के 10, 4 के 12, बस यही खेल चलता था, सप्लाई और डिमांड का खेल। जानते साहब, मैंने अपने इन हाथों से 5 रुपए का टिकट 15 रुपए में बेचा। फिर दादा हमको 5 रुपया देता था, फिर वो खुद हिसाब देने कहीं और चला जाता था। मतलब सब कुछ प्लानिंग से चल रहा था, अच्छे से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुमने ये जो कुछ भी किया, इससे मैं चोरी कैसे? हाँ हुई, लेकिन तुम कसूर साबित होने से पहले हर आदमी बेकसूर है, ये अक्सर सुनाई पड़ता है अदालत में। पता नहीं आप बोलते हैं या नहीं। तो चोर तब है जब वो पकड़ा जाए। एक दिन मैं भी पकड़ा। दादा ने कहा, बेटा अब तुम्हारे वहां हो आने के दिन आए, इस बार तुम और वाल्या जाएंगे, तुम्हें भी अपना रिकॉर्ड ठीक कराना होगा। यानी सब कुछ? जी हाँ, प्लानिंग से आप कहाँ तक बच सकते? वाल्या परेशान नहीं था, लेकिन मैं जेल के ख्याल से ही काम किया। एक ऐसा दाग जो जिंदगी भर धुलने वाला नहीं था, एक ऐसी तख्ती जो हमेशा गले में लटकती रहती। जब तुम्हें पहले से ये बात मालूम थी, तो तुम भाग क्यों नहीं गए? भाग कर जाता कहाँ और जाकर करता है। आप कहेंगे कि मजदूरी कर लेते, सामान उठा लेते किसी का। जो ईमानदार रहना चाहता है उसको कोई बेईमान नहीं बना सकता, वगैरह वगैरह। जानते हैं, यही बातें मैंने वाल्या से कही। तो वाल्या ने क्या कहा था? देख राज, महीना 15 दिनों के लिए वहां हुआ ना भी नौकरी का एक हिस्सा है। जेल में जब तक रहेंगे तब तक अपने नाम से 10 रुपया रोज इकट्ठा रहेगा। फिर जेल से जब निकलेंगे तो ये ढेर सारा रुपया मिलेगा। फिर ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वगैरह। ये करेंगे, वो करेंगे, वगैरह वगैरह। ये क्या है?
रहने दीजिए, गंदी बात है। वैसे बातों से शरीफों के घर की हवा गंदी हो जाती है। नहीं आया मैं सुन सकता हूँ, मुझे बताओ। तो सुनिए, माल्या ने शोभा रानी को देखा, वो हमेशा कहता बेटा शेर का जीना एक दिन। उन दिनों शोभा रानी का रहने दीजिए, गंदी बात। तो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सुनिए, उन दिनों शोभा रानी का भाव था 100 रुपए। 5 स्टार में माल्या एक दिन उसके साथ बिताना चाहता। आप समझ ही गए होंगे कि क्यों बिताना चाहता था। और बाकी बातें तो सीधी है कि जेल में कलाकारों से मुलाकात हो ही जाती है, मेरी भी हो गई। साहब लगाइए ना फोन, तब से मैं किससे सुनाया जा रहा हूँ। अरे मैं कोई हातिम का ही तो हूं नहीं, आपस पूछे जा रहे हैं। तो क्या मैं किससे सुनाऊं? इसमें हर्ष क्या है? मैं सुनाता हूँ, लेकिन मेरे पास अपना कोई किस्सा जो भी है तुम सुनो। मुझे फोन ट्राई कर। हाँ फोन ट्राई कीजिए, तब तक मैं आपका किचन ठीक करता हूँ। आपकी बेटी आ रही है, जूठे बर्तन ये प्यालियाँ देखेंगी तो तरह तरह के सवाल करेंगी। मैं आपकी पोजीशन गड़बड़ नहीं करना चाहता साहब, मैं किचन ठीक कर देता हूँ। अरे अभी तक आप जाग रहे हैं जज साहब, कमाल कर दिए। अरे क्या बताऊं, नींद नहीं आ रही। वो क्या है ना कि कल बेबी और उसके बच्चे आए। अच्छा, अरे तब तो 1 आध हफ्ते की छुट्टी आप ही ले ही लीजिए। थोड़े वक्त बेटी नाते के साथ बिताइए, काम तो लगा ही रहता है जज साहब। हाँ सोचे मेहमान गए जज साहब, जरा इधर आइए। क्यों? वहाँ देखिए, इधर नहीं वहाँ। अच्छा, करीब 2 घंटे से वो आदमी वहाँ खड़ा है, थोड़ा बहुत इधर उधर टहलता है और लगातार सिगरेट पीता है, फिर हमारे फ्लैटों की ओर देखता है। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है साहब, इसकी निगाह मेरी फ्लैट पर है या आपके फ्लैट पर? भला आपके फ्लैट पर क्यों होगी? आप तो जज ठहरे। भला आपके फ्लैट क्यों है? क्योंकि हम पत्रकार ठहरे जज साहब, हमसे तो दुश्मनी रहती है लोगों की। मुझे भी थोड़ा सस्पिशन लग रहा है। आदमी की हरकतें ठीक नहीं लगी। मैं तो कब से सोच रहा था पुलिस को फोन कर दूं, लेकिन फिर सोचा पहले आपको बताना ठीक होगा। देखिए जज साहब, युवक क्या हो, लगता है उसे अंदाजा हो गया है कि हम लोग उसे देख रहे हैं। आप कुछ देर और उस पर निगाह बना कर उसके बाद पुलिस को फोन कर। सही कह रहे हैं आप भी जरा सावधान रहिए। उधर क्या देख रहे हैं साहब? उधर? अरे आपने फोन किया या नहीं? फोन किया या नहीं? वो आदमी पीछा कर रहा है मेरा। हाँ? इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? उन लोगों का तो भंडाफोड़ करना ही है। उन लोगों ने उस भले आदमी की जान ले ली, अगर मैं बाहर आता तो मेरी भी ले ले। लेकिन अब मैं बाहर रहूंगा कैसे? आप मुझे अरेस्ट करा ही रहे हैं। क्या बक रहे हो तुम? एक भले आदमी की जान अंडा फोड़, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और समझ में आएगा भी नहीं। ये सफेद पोश गुनहगार, हम चोर उचक्के इनके सामने क्या है? हमें से ज्यादातर लोग गरीब ना होते तो शायद गुनाह भी ना करते, पर ये लाखों रुपया घर में सड़ते रहने के बाद भी क्यों गुनाह करते हैं? और फिर उनकी सजा वही जो हम चोर उचक्कों की। कौन लोग हैं जो तुम्हारा पीछा? आप जानकर क्या करेंगे साहब? ट्रक एक्सीडेंट में एक आदमी मैं मार दूं तो कितनी सजा देंगे आप? हाँ, ट्रक एक्सीडेंट, एक आदमी की मौत, एक पत्रकार की मौत, ड्राइवर की गलती, ड्राइवर द्वारा अपनी गलती कबूल करना, ड्राइवर की फैमिली के लिए 3000 रुपए महीने का इंतजाम सब चलता है। लेकिन मुझे चोर होते हुए भी घिन हो गई है इन लोगों से। पैसों के लिए कुछ भी बेच देंगे, पैसों से कुछ भी खरीद लेंगे। लेकिन एक आध तो ऐसा निकल ही जाता है साहब जो जान दे देता है और इनसे दबता नहीं है। जाने क्या बक रहे हो तुम? एक चौल में आग लगी, ठीक 3 बजे रात को एकाएक 60 साल पुरानी चाल, सैकड़ों परिवार 3 मंजिला, शहर में बिल्कुल मौके की जगह।
25 लोग मर जाते हैं आग में जलकर, 2 आग बुझाने वाले भी। देखिए आपने कभी ऐसी आग? बाहर निकलना चाहते हैं लोग, निकल नहीं पा रहे, लपटें निकल रही हैं उनको। कहाँ की आग, कहाँ का क्या, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखते देखते 60 साल पुराना मलबा जलकर राख हो जाता। 60 साल से रहने वालों का, गरीबों का सब कुछ जलकर राख हो जाता। और अब एक एक्सीडेंट कारण का पता लगाया जा रहा है, वगैरह वगैरह। कुछ ठीक से बताओगे या नहीं? नहीं बता रहा। एक आलिशान फ्लैट में बातचीत चल रही है 2 लोगों के बीच, रॉयल सैल्यूट के साथ। एक कहता है, देखो 5-6 महीने रुक जाओ, कंस्ट्रक्शन तो शुरू करना ही है, अगर जल्दी करोगे तो खुसर होगा। दूसरा सुन रहा है, अब उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी। वो कहता है कि अरे पता नहीं कैसे एक पत्रकार ने आग के असली कारण का पता लगा लिया, सारे जानकारी और सबूत इकट्ठा कर लिए, कल अखबार में छाप देगा तो क्या हो? कैसी जानकारी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम ठीक से बताओ। भाई बता। बातचीत आगे बढ़ती, रॉयल सैल्यूट का बड़ा सा दूध पीता हुआ वो बड़ा आदमी कहता है, ओ तो ऐसी बात है, अरे ये पत्रकार लोग टुकड़ों पर पलने वाले होते हैं, कल 25,000 लीटर दे देना, सारा जोश धरा का धरा रह जाए। और देखना, अगर ना माने तो कल दोपहर तक वो दफ्तर ना पहुंच पाए। एक्सीडेंट तो हो ही सकता है, बहादुर सिंह किस दिन काम आएगा, वो तो छत पर भी ट्रक चढ़ा सकता है। और एक्सीडेंट की सजा है ज्यादा से ज्यादा साल शराब पीकर ट्रक चढ़ा। उस समय वहां बताओ तुम थे? हाँ, मैं था वहां, मैं छिपकर सारी बातें सुन रहा था। मुझे खबर थी कि उस घर में बहुत सारा काला पैसा चुराने में मुझे बहुत आनंद आने लगा। लेकिन बातचीत सुनने के बाद लगा कि ये लोग तो बहुत खतरनाक लोग हैं, बेकारी उस आदमी की जान लेने पर तुले। साहब, मैं चोर सही, उचक्का सही, पर मैं चाहता था कि वो आदमी जिंदा है। इसके बाद मैं उसी समय उसके घर गया, एक कमरे का छोटा सा घर, उसकी घरवाली और उसके बच्चे सोए हुए थे, वो अकेला बैठा टाइप कर रहा था। मैंने उसे पूरी बात बताई तो वो हंसने लगा। और जानते क्या कहा कि ऐसी गिरड़ भक्तियों से डरूंगा तो काम कैसे चलेगा, मौत आनी होगी तो आएगी। बहुत समझाया पर माने तब ना बेवकूफ कहीं का। क्या वो लोग उसके पास पहुंचे? मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जब मैं उतरा तो एक गाड़ी बिल्डिंग के नीचे आकर रुकी। उसमें वही छोटा आदमी बैठा था, लेकिन उसने मुझे देख लिया, लेकिन मेरा क्या बिगाड़ देगा। इसके बाद बताओ कि इसके बाद क्या हुआ? वही तो बता रहा हूँ, पर आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं सुनने को? अगर जल्दी बता दूंगा तो वक्त कैसे कटेगा? मुझे साफ साफ बताओ कि क्या हुआ है। रात भर सो नहीं सका। मैं सोच रहा था, मैंने सोचा कि पुलिस स्टेशन जाकर दारोगा साहब से पूरी बात कह दूं, लेकिन चोर की बात पर कौन यकीन करता? हम सच भी बोले तो गुनाह है। एक बार मिट्टी खराब हो गई, खराब हो गई। मैं रात भर उसी इलाके में रहा। मैं जानता था कि सुबह 9 बजे के आसपास वो स्टेशन के लिए निकलेगा। उसके घर से निकलते ही मैंने उससे कहा कि अरे भाई, आज तो कम से कम टैक्सी में जाओ। पर वो माने तब ना, जानते हैं हंसकर मुझसे आगे बढ़ गया और कहा कि जाओ तुम अपना काम करो। तुमने उसका साथ छोड़ दिया? ऐसे कैसे छोड़ देता? मैं उससे थोड़ी दूरी पर चलने लगा, फुटपाथ, वो भी फुटपाथ पर चल रहा था। मैं बस सोच रहा था कि बस कैसे भी करके ये पुलिस स्टेशन पहुंच जाए, उसके बाद इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कि साहब, जाने कहां से राक्षस की तरह एक ट्रक आया, सड़क से आया और उसे लेता हुआ सीधा हेयर कटिंग सैलून में चला गया, शीशे तोड़ता हुआ। दाढ़ी बनवा रहे 4 लोग भी कुचले गए। एक एक्सीडेंट जो पहले से तय किया। कि साहब, मुझे इसी बात का अफसोस है कि मैं उसे बचा नहीं सका। लेकिन ये लोग अब भी तुम्हारे पीछे क्यों पड़े? अब तो कोई सबूत भी नहीं है,
लोग ना देखे बात अलग है, जानबूझकर इस्तेमाल न करे ये दूसरी बात, पर सबूत हमेशा रहेगा। वे जानते हैं कि सबूत मेरे पास है, उन्होंने फिर मुझे एक्सीडेंट की जगह पर देखा। देखने से क्या होता है? ठीक, साहब आपका फोन ठीक हो गया, लेकिन इस समय कौन कर सकता है? देखिए ना फोन, राउंड नंबर होगा। देखिए। हेलो हेलो हेलो, साहब आप लगाइए 100 या 21 असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस का। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये लोग कौन है जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं। मैं नहीं बताऊंगा, जब तक आप फोन नहीं लगाएंगे मैं नहीं बताऊंगा। मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बताओ। आप जान कर क्या करेंगे? मैं चाहे जो करूं, पर मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बताओ। आप जब तक फोन नहीं लगाएंगे मैं तब तक नहीं बताऊंगा। तुम पहले क्यों नहीं बता सकते? मैं नहीं चाहता कि फोन फिर से डेड हो जाए। आप फोन कीजिए साहब। हाँ, मैं जयपाल सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जज, मेरे घर में एक चोर घुस गया। डरने की बात नहीं, मैंने उसे किचन में जाकर बंद कर दिया। आप आइए तो मैं सब कुछ आपको साफ साफ बताता हूँ। 10 मिनट, ओ 15, ओके, आप आइए। आपको आखिर किचन वाली बात कह देनी पड़ी। कोई बात नहीं, मैं अदालत में सिर मिला दूंगा। जानना चाहता हूँ, मैं सब सबूत के साथ किचन में बंद हो जाना चाहता हूँ। यह है वो सबूत। एक्सीडेंट के समय से ब्रीफकेस उसके हाथ से उछलकर दूर जा गिरा। मैं इसे उठाकर भागा। उन्होंने मुझे देख लिया, लेकिन धीरे धीरे उनका घेरा बढ़ता ही जा रहा। एकाएक जेल के वकील साहब की सलाह याद है। अब आपके घर पुलिस आएगी, इस बैग से आपकी घड़ी बरामद होगी। इसमें आर्टिकल है, पुलिस ये आर्टिकल पढ़ेगी जरूर। परमात्मा ने चाहा तो सब ठीक हो जाए। इसमें काफी मसाला है साहब। थैंक यू। तुम कोई सवाल पूछने वाले थे? अब उसके यहाँ पूछने की कोई जरूरत नहीं। अदालत में जब आप गवाह बनकर आएंगे कब जरूरत पड़ी तो पूछूंगा, लेकिन शायद जरूरत नहीं पड़ी। किचन का दरवाजा बंद करना मत भूलिएगा साहब, लेकिन पुलिस के आते ही दरवाजा खुलते ही मैं भागने की कोशिश करूंगा। आखिर वे मुझे हर दबोचे, चोर पकड़ने का सुख उन्हें भी तो मिलना ही चाहिए ना साहब। तमाम दर्शकों से आग्रह करूंगा कि 2 मिनट का वक्त और भी दे दें हमें, ताकि अपने टीम के कलाकारों से आपको मिलवा सकें। अभी आप जिन्हें मंच पर देख रहे थे, गौतम कुमार और अभिषेक आनंद, साथ में अभिषेक शर्मा
और मैं आपको बता दूं कि जो अभिनय मंच पर आप देख रहे थे, मंच पे अभिनय देखते हैं, उनके पीछे निपट हुए कलाकारों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो उन्हें भी आपसे रूबरू करवाता हूँ। मंच पर थे, मंच से परे थे रोशन कुमार सर, अगर आप आ सकते हैं तो मंच पर आ जाए। और ध्वनि संचालन जो कर रहे थे रंजीत कुमार, उनके लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगा आपको भी। और इस नाटक के जो कर्ता धर्ता, जिसे आप निर्देशक कहते हैं, उनका भी मैं सम्मानपूर्वक अभिनंदन करता हूं और मंच पर बुलाना चाहता हूं, जो कि क्रिएशन के सचिव हैं उत्तम कुमार। साथ में हमारे साथ जो मौजूद हैं अतिथिगण, उनका अभिनंदन और स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के कला संस्कृति प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष वरुण कुमार सिंह सर से स्वागत करता हूं कि आप मंच पर आए। साथ साथ वरिष्ठ कर्मी श्री नीलेश मिश्रा सर से आग्रह है, कृपया मंच पर आ जाए। साथ साथ श्री प्रवीण सप्पू सर से आग्रह है, कृपया मंच पर आ जाए। और विश्वा टीम के सचिव श्री श्री राजेश राजा सर से आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आ जाए। विश्वा टीम, आप तमाम कलाकारों को सम्मानित करने के लिए मोमेंटो, स्टॉल और सर्टिफिकेट, और हाँ, एक नेपथ्य कलाकार शूट गए थे। प्रस्तुति संयोजन में गोलू जी हैं। श्री वरुण कुमार सिंह से चाहूँगा कि विश्वा के कलाकारों का सम्मान। और तमाम दर्शकों से मैं अनुरोध करता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए पूरी टीम के लिए। और मैं आग्रह करता हूँ अपने अतिथियों से कि दो शब्द जरूर आप अपने रखें मन से। आप जा रहे हैं तो सुनेगा तो बैठे हुए, बड़ी अच्छी बात। चलिए, आपने देखा, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो एक जोरदार ताली कलाकारों को। लंबे अंतराल के बाद शंकर शेष जी का लिखा नाटक मैंने भी देखा है इस प्रेक्षक में, और सच में इन लोगों ने जो मेहनत की है वो सामने नजर आता है। खास करके ये जो हमारा चोर है, चोर हमारा भाषाई तौर पे बहुत समृद्ध होता चला जा रहा है। ईश्वर करे ये और आगे बढ़े। गौतम के लिए क्या कहना है, और पत्रकार जो छिप छिपा के बात कर रहा था उसके लिए क्या कहना है। कुल मिला के मुझे ये प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी, और इसी उत्साह के साथ मैं कल फिर दूसरा नाटक भी देखने आऊँगा। ये आज के कार्यक्रम की सफलता है। इन सबों को एक बार पुनः बधाई, पूरी टीम को। रोशन का नाम तो मैंने लिया ही नहीं, जो लाइन थे उसको जरूरी है रोशन के लिए भी। तो इन पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और आप सब फिर कल भी आए, परसों भी आए, और जो ये महोत्सव हो रहा है इस महोत्सव में आके अपनी सहभागिता जताएं और महोत्सव को पूर्ण रूप से सफल बनाएं। धन्यवाद। ये पूरी टीम काबिले तारीफ है, और हमारे उत्तम जी जिन्होंने इस नाटक का निर्देशन किया, मैं चाहूँगा उनके लिए भी एक जोरदार ताली बजाएं। कम कलाकार, इसमें 3 कलाकार हैं। कम जब कलाकार रहता है तो कहीं ना कहीं अदायगी और डायलॉग डिलीवरी वही मेन होता है कि दर्शकों को बांध के रखता है। हमें महसूस हुआ
कि नाटक शुरू हुआ और कब खत्म हो गया, हम लोग उसी में रमे रहे। तो ये इन लोगों का बहुत अच्छा नाटक देखने के लिए मिला। पूरी टीम को बधाई। और कहीं न कहीं आप भी भूल रहे हैं और हम लोग भी भूल रहे हैं, क्योंकि ये पटना रंग महोत्सव कहीं न कहीं हम कलाकारों के लिए कला संस्कृति विभाग जो बिहार सरकार का है वो हमें मदद की है। बहुत खुशी होती है जब एक समय हमें याद है कि कहीं न कहीं हम कलाकारों के लिए खुद से पैसा इकट्ठा करते थे, खुद टिकट बेचते थे और कहीं कहीं कुछ लोग मिल जाते थे 10,000 5,000 का दे दिया करते थे और विभाग भी 30,000 से ज़्यादा हम लोग को आज तक दिया नहीं था। नई सरकार, नया माहौल आया और हम सब कलाकारों के सहयोग के कारण सरकार और कलाकारों का परस्पर एक सेतु का काम हुआ और आज हमें गर्व है, खुशी होती है कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख तक दे रहा है। तो हम चाहेंगे उस बिहार सरकार को भी, कला संस्कृति विभाग को भी एक बार धन्यवाद देने के लिए। और आप पूरी टीम को जितनी तारीफ की जाए कम है और मेहनत करें। ये अपना चोर तो है भाई, उनका तो भाई सही में दिने दिन अच्छा काम करते जा रहा है, तो और मेहनत की जरूरत है। हमें लगता है कि हमें लगता है कि आप बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन खुद में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और खुद को संभालने की जरूरत है। अभी आपका एज जो है वो खुद को संभाल के और कैसे इसमें झोंकना है रंगमंच पे वो करना है। तो हमें लगता है कि एक दिन हम मुंबई में एक अच्छी जगह पर आपको देखेंगे। तो पूरी टीम को धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और हमारे विश्वा के सचिव राजा भाई, इन लोगों ने ये नाटक और ये महोत्सव को, मतलब होता है ना, कहते हैं कि तिनके जोड़कर ये महोत्सव बनाए हैं और आज भी खूबसूरत नाटक है, कल भी है और परसों भी है। तो आप सब तीनों दिन आएंगे, क्योंकि आप रहे तभी नाटक है। आप अगर रहेंगे तभी ये कलाकार और अच्छा काम कर पाएंगे, क्योंकि जब दर्शक है तभी कलाकार है। तो आपसे निवेदन है कि आप 2 से 3 दिन लगातार आएंगे। धन्यवाद। एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं इस नाटक का निर्देशक जरूर हूँ, लेकिन आप नाटक देखने से समझ गए होंगे कि इस नाटक में निर्देशक करने के लिए शायद बहुत कुछ नहीं था। अगर आपको ये नाटक अच्छा लगा हो तो इसका सारा श्रेय इन अभिनेताओं का है। अंत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। मेरी बात वरुण भैया ने बहुत अच्छे से रख दी कि कला संस्कृति विभाग बिहार सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। उनके सौजन्य से, उनके सहयोग से ये फेस्टिवल हो रहा है, पटना रंग महोत्सव। पटना रंग महोत्सव के नाम से एक शुरुआत हुई है, ये पहला है। उम्मीद करता हूँ कि ये लगातार चलेगा, क्योंकि आप लोग भारत रंग महोत्सव आप लोगों ने सुना होगा, बिहार रंग महोत्सव सुना होगा, भारंगम, बिहारंगम। तो हमें लगा कि फिर पटना रंग महोत्सव क्यों ना हो, पटरंगम भी होना चाहिए। तो पटरंगम की शुरुआत हो गई। बिहार सरकार का सहयोग, आप सभी का सहयोग और वरुण भैया का खास करके सहयोग, इनका बहुत बहुत आभार। मैं चाहूँगा इनके लिए भी एक जोरदार ताली। भाई आप जितने भी लोग हैं उनसे एक आग्रह है, हमारी भी एक संस्था है रंग सेतु। रंग सेतु वो संस्था है, जब 30 साल पहले हम नाटक किया करते थे उस संस्था में। आज वो संस्था चल रही है। तो एक कार्यक्रम हम 26 तारीख को संध्या 5 बजे बिहार म्यूजियम में कर रहे हैं। वो सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम है। तो आपसे निवेदन, चूंकि जब भी आप लोग बुलाते हैं हम और हर कार्यक्रम में आप लोग के आते हैं, मेरा भी आग्रह है कि जितने लोग भी सुन रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी आए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिहार म्यूजियम में 5 बजे आप आमंत्रित करें, मेरी तरफ से आप कोशिश करें कि वो कार्यक्रम में जरूर आए। धन्यवाद। एक बार आभार बोलना भूल गया था, क्रिएशन पटना की टीम का बहुत बहुत आभार, उत्तम भाई का बहुत बहुत आभार, और जो फाउंडेशन वॉइस फाउंडेशन विवेक कुमार की टीम का बहुत बहुत आभार। उन्होंने नुक्कड़ नाटक हमारे लिए किया और उत्तम भाई ने, गौतम लाल भाई ने मंच नाटक किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। मंच संचालन के लिए हमारे राहुल उपाध्याय जी के लिए एक बार जोरदार ताली। बहुत बढ़िया। धन्यवाद।
आप सबको शुभरात्रि। कल फिर आइए नाटक देखने।